अच्छा, क्या बेटा? मेरे को एक बार ना हाँ। ये स्ट्रक्चर समझाओ। नहीं, जो सिर्फ स्ट्रक्चर है, जो उसका नहीं था, मतलब इसके पहले वाली स्लाइड जो नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर बेटा। हाँ, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये वाला स्लाइड समझा दो हल्का फुल्का। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। देखो ऐसा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क तो तैयार करना पड़ेगा ना। आपने अपने यहाँ मान लो 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग जो भी भर लिए, और किसी को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं कि कौन उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, कौन उसके को रिपोर्ट कर रहा है, और काम मतलब बस सिर्फ सब लोग काम कर रहे हैं। तो काम तो अगर विदाउट एनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी दिस थिंग, जिसके दिल में जो आएगा वो वैसे काम करेगा, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो अब आप ऐसे समझ लो कि आपको घर बनाना है। तो आपने अगर उसको बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर भी मेरे लिए घर बना दो, तो उसको बोला, उसको कहा भाई देखो ये लैंड है, बस मेरे को एक घर बना दो। तो हम्म। अब आपके घर में कितने रूम होंगे, कौन सा चीज कहाँ पे चाहिए आपको, किचन कहाँ पे होनी चाहिए, ये सब चीजें जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताओगे, तब तो वो तो ऐसे ही बना देगा। कोई यस पता सर। नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, पसंद आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो, है कि नहीं? यस सर। तो अगर एक स्ट्रक्चर तरीके से कोई भी हम काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर होगा जो कि आपको उसने क्या कहते हैं, अब अप्रूवल ले रखा होगा कि भाई हाँ आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसने एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना के दिखा दिया आपको कि देखो जी हाँ ऐसा होगा। आप मतलब पहले पेपर में बनता है सारा, है। तो वो सारी चीजें वो आपको हाँ ये ठीक है, तब वो उसके बाद वो उस चीज को बनाने के लिए जो आपने कंफर्म, जो आपने उसको बताई बताई है, वो पहले स्ट्रक्चर बनाएगा, तभी तो उसके अंदर रूम्स वगैरह सब बनेंगे। वो ऐसे तो है नहीं कि सीधा क्या कहते हैं विदाउट स्ट्रक्चर वो बनाने लगेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कैसे बनेगा एक क्या कहते हैं, इसी सिमिलरली ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। यस। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, एक स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करती है। इवन दुकान में भी, जो आपके घर में, जो आपकी दुकान में कोई भी आपने अगर किसी को रखा है भाई साफ सफाई के लिए एंड ऑल दैट, तो उसका वो मालिक को रिपोर्ट करता है ना। मालिक हम्म। क्या कहते हैं उसको बताता है ना भाई ये कर ये कर ये कर, है ना? तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके क्या अथॉरिटी होगी, क्या क्या कहते हैं मैनेजर्स को क्या 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 जिम्मेदारी दी जाएंगी, उनके अंदर जो लोग हैं उनको क्या करना होगा। ये सारी चीजें आप एक स्ट्रक्चर में पहले से डिफाइन करते हो। एक्शन अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर मतलब आपने पहले उसका एक ढांचा सा बना लिया कि भाई अच्छा सर, ये। तो फिर ये प्लानिंग और स्ट्रक्चर में मतलब फर्क क्या रह गया? हाँ, गुड क्वेश्चन। इशिता बताओगे बेटा? इशिता, यस सर। अभी इसका सवाल है सिद्धार्थ का कि प्लानिंग हम कर रहे हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऐसा कि उसमें फर्क क्या है? प्लानिंग हम ये डिसाइड करते हैं प्लानिंग में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और ऑर्गेनाइजिंग में हम ये करते हैं कि किसके थ्रू होगा वो। तो दोनों अलग अलग हुए ना। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग उसका में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आ जाती हैं, और प्लानिंग में तो हम एक बस काम ही दे रहे हैं। हाँ, उस टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। प्लानिंग में तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, क्या क्या चीजें हमें अचीव करनी है इस ग्रोथ को करने के लिए, है। मतलब सिर्फ उस लेवल को हम प्लान करते हैं जितना हम मैक्सिमम प्लानिंग कर सकते हैं।
ओके। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो हमने प्लान किया है ये हमारा अचीव कैसे होगा? ये अचीव ऐसे होगा कि जब तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे कि भाई प्रोडक्शन का इंचार्ज ये है, इसको इसके अंडर हमें 5 बंदे रखने पड़ेंगे, ये इसके अंदर एक प्रोडक्शन का मैनेजर होगा, एक इंचार्ज होगा, एक वर्कर होगा, इतने हमें इसकी इनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगी, इनके ये क्या कहते हैं काम होंगे, इनकी ये जिम्मेदारियां होंगी, इनकी ये अथॉरिटीज होंगी, इनके ये चीजें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये सारी चीजें हम एक पहले डिफाइन कर लेते हैं, और इसलिए भी डिफाइन करते हैं कि जब बंदा उस पोजीशन पे, अल्टीमेटली देखो काम तो बंदों ने करना है। यस सर। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें मैन पावर आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में हमारा सब कुछ पेपर पे है। यस अब सर। हु विल डू इट, ये क्वेश्चन मार्क हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आंसर होता है कि हमने सपोज करो हमारे प्लानिंग में है कि भी हमें क्या कहते हैं 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो हम कहते हैं भी हाँ एक सेल्स की टीम होनी चाहिए, एक प्रोडक्शन की टीम होनी चाहिए, एक प्रोक्योरमेंट की टीम होनी चाहिए, एक एचआर का होना चाहिए बंदा। ये सारी चीजें हम लोग क्या कहते हैं पहले से डिसाइड करते हैं। हम सपोज करो मैं एचआर मिस कर दिया, अब अगर एचआर मिस हो गया तो बंदे आएंगे नहीं। आप कौन बंदा लेके आएगा वहां पे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन ज्वाइन करेगा? यस समझे सर। बेटा? ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो बड़ा मुश्किल होगा इस सेंस में कि आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे आगे की सारी चीजें, कि भाई ये हाँ। नेटवर्क ऑफ पीपल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो लोग हम लोग रिक्रूट करेंगे उनका नेटवर्क कैसा होगा? नेटवर्क का मतलब समझते हो? नेटवर्क मतलब क्या, कनेक्शन वाला, हाँ, कम्युनिकेशन कनेक्शन के लिए? वाला नेटवर्क। कनेक्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, आपस में ओके। कनेक्टेड होंगे भी नहीं होंगे, कितने लोग हम्म। किससे कितने कनेक्ट होगा, कौन कितने किस लेवल पे होगा, ये इसको इसको नेटवर्क बोलते हैं। यस यस। समझिए ना? तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे नेटवर्क हमारा होगा इन लोगों का, वो पता चला, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसका क्या लेवल होगा, किसको क्या अथॉरिटी होगी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर देते हैं, है ना? यस। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या कहते हैं मतलब कम कम सबऑर्डिनेट्स जो है वो मैनेजर को रिपोर्ट करें, वो कुछ मैनेजर फिर क्या कहते हैं सीनियर मैनेजर रिपोर्ट, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम जिसके अंदर की हम बहुत सारे लेवल्स रख देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर नैरो हो जाता है। नैरो मतलब कि भाई नीचे वर्कर हैं, उनके ऊपर एक डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर के ऊपर दो डिप्टी मैनेजर के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर है, ये असिस्टेंट के ऊपर एक मैनेजर है, इस तरीके से मैनेजर के ऊपर एक डिप्टी जीएम है, इस तरीके से असिस्टेंट जीएम है। इस तरह से करते 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 लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नैरो स्पैन। ठीक है। वेयर अगर हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में यार इतना हायरार्की की हमें जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं है इतने लेवल बनाने के लिए, चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी, ये होगा वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मैंने बताए तुम्हें। हम तो सिंपल करेंगे भाई, एक वर्कर का लेवल सुपरवाइजर लेवल होगा, सुपरवाइजर वर्कर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे, सुपरवाइजर जो है वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, जनरल मैनेजर जो है वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। बस इतना से हमने लेवल बना दी तो सारी हायरार्की जो है वो वाइड हो जाएगी, स्पैन जो होगा ना उसका फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा लेवल्स है ही नहीं। जब 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 लेवल्स नहीं, ऐसे समझ लो कि एक इमारत है जो जिसमें जिसमें ज्यादा मंजिलें हैं तो वो लंबी होगी, और जिसमें कम मंजिलें हैं तो वो छोटी होगी, हाइट में कम होगी, वाइड होगी वो। क्लैरिटी है बेटा? यस सर। अभी समझ में आ गया तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ? हाँ। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बस एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, कनेक्शन का ऐसा बनाना पड़ता है, और वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो मतलब हम एज अ क्या कहते हैं हर एक पर्सन को देते हैं, और क्या कहते हैं गुड। हाँ,
मतलब अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, और क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और लेवल से, मतलब हाँ हाँ क्या कहते हैं हाँ अपने अपने लेवल में, और मतलब हाँ, उन सब थोड़ा सा एलैबोरेट डिस्टेंस में करना पड़ेगा कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप ये कहते हो कि भाई मेरे कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट को हेड कौन करेगा, मेरे मेरे को डायरेक्टर होगा, मेरा एक डायरेक्टर चाहिए, दो डायरेक्टर चाहिए, एक क्या हाँ, क्या यस सर। स्ट्रक्चर होगा, और उनको कौन रिपोर्ट करेगा, और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है, किस किस का क्या रोल होगा, किसको कितनी अथॉरिटी होगी, है ये सारी चीजें जो है आप एक स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो डिफाइन करनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे ही बंदा आएगा उस रोल के अंदर, उसको पता है कि भाई ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसको ये रिपोर्ट करेंगे, ये उसको उसको और वो अपने एक मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, इस तरीके से। क्योंकि जब अगर बंदा आता है तो वो पहला सवाल पूछता है कि साहब मेरे को रिपोर्ट कौन करेगा, मैं किससे कराऊं, और मैं अपना अपना काम किसको दिखाना है, मेरे को कौन मतलब मेरा मैनेजर कौन है, मैं किसको रिपोर्ट करूं कि भाई किससे इंस्ट्रक्शंस लूंगा, मैं मेरे को किसी ना कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी ना। ओनर थोड़ी नहीं देगा सबको इंस्ट्रक्शन। ओनर अगर इंस्ट्रक्शन यस। सबको देने लगेगा तो वो तो उसका काम ही खत्म, क्या कहते हैं, दिन भर वही काम करता रहेगा। नहीं क्लियर हुआ? नहीं, हो गया सर। है, आगे चलें? हाँ, यस सर। चलो, ये सब मैंने तो बता रहे इंपॉर्टेंस बता दी थी, और अभी हम बताते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। जो नहीं, फंक्शनल तो स्ट्रक्चर, ये वाला आ गया सर, ये दोनों, ये तो समझ आ रखा आगे तो क्लियर है, आगे चलें फिर, है ना? है। हाँ, यस। इश्विता आगे चलें बेटा। यस सर। हाँ, ओके। अब देखो, ये ना कंपैरिजन कर रहा है कि भाई फंक्शनल में और डिविजनल में क्या फर्क है, और मतलब इनका मीनिंग क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये थ्योरी ज्यादा है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मीनिंग इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। इट रेफर्स टू ग्रुप जॉब ऑफ वन प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। अब मैंने तुम्हें इसका बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। तुम लोग के दिमाग में आ रहे हैं एग्जाम्पल, या मैं दोबारा बताऊं? मैम सर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि एक कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है, और डिविजनल में कि उसके डाइवर्स होता है उसका बिजनेस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है एक ही कंपनी। यस मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल सर, दिया गोदरेज का दिया था। था? हाँ, है ना? हाँ, क्या था तो मतलब? गोदरेज में क्या होता है, उन उन गोदरेज में जैसे वो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे वॉशिंग पाउडर से लेके हमारा क्या कहते हैं लॉक से लेके फिर ये वॉशिंग मशीन और ये सब, तो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हर सबके लिए फंक्शनल, उस सिचुएशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर ऐसा टेक प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं एक वो हर प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही तरीके से ट्रीट करेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लॉक्स, ऑब्वियस सी बात है, लॉक्स और वॉशिंग पाउडर को एक तरीके से ऐसा क्या कहते हैं वो प्रोडक्शन और वो सब ऐसा गुड वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें सबके लिए एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो फिर डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक प्रोडक्ट का जो भी अलग जॉनरा का होता है या फिर अलग ही टाइप का होता है, जैसे लॉक्स के लिए अलग, और लॉक्स और अलमीराज के लिए अलग, फिर वॉशिंग पाउडर इन टाइप के लिए, तो उसमें फिर डिविजनल स्ट्रक्चर काम आता है। और वेयर फिर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो ऐसी कंपनीज के लिए काम आता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है जो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती है, एक ही जॉनरा का, जो रिलेटेड हो हर तरीके से सिर्फ एक ही चीज से। हेलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इशिता बेटा, आपको भी क्लैरिटी होगी? यस सर। अच्छा, अब फॉर्मेशन फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क, है ना? यस सर, यस। क्लियर है? फॉर्मेशन हम्म। क्लियर है? यस सर। इशिता, यस सर। स्पेसिफिकेशन बताओ, पढ़ो। इशिता पढ़ो बेटा, ये फंक्शन वाला स्पेसिफिकेशन। In functional structure, specialization of job is required or function.
डिवीजन में क्या होता है? In divisional structure, specialization of product is required. क्लैरिटी है? मैं एक्सप्लेन करूं? क्या नाम सिद्धार्थ? नहीं वैसे क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, इशिता बेटा बताओ क्या मतलब, क्या इशिता क्या समझे आप इससे? फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि जो जॉब है वो रिक्वायर्ड होती है, स्पेशलाइज जॉब होती है उसके अंदर, कि जैसे कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे ही रिलेटेड जॉब होगी उसमें, तो ये वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हो गया। और डिविजनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट के, जैसे कि अलमीरास बना रहे हैं तो अलमीरा के प्रोडक्ट में ही एक जॉब होगी, वो रिक्वायर्ड है, मतलब उस प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा फर्क है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब इज रिक्वायर्ड ऑफ फंक्शन, और की जगह ऑफ होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन में आप काम कर रहे हो, जैसे आपका एचआर का है, एचआर का फंक्शन जो है वो आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं डिविजनल में ले लेता हूं और मान लो वो वाइट गुड्स, मतलब कि तुम्हारे रेफ्रिजरेटर और ये सब चीजें बनाने का डिवीजन है, वहां पे भी एचआर डिपार्टमेंट होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। तो उसमें जो बंदा एचआर का होगा उसको एक्सपर्टीज उसकी एचआर के साथ साथ प्रोडक्ट लेवल पे भी होनी चाहिए कि भी हाँ वाइट गुड्स कंपनी में एचआर के एचआर के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको उस चीज में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और सिमिलरली लॉक्स वाले डिवीजन के अंदर एचआर वाले को एक डिफरेंट तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, हैं दोनों एचआर के। पर फर्क देख लो, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें उस बंदे को उस डिवीजन में उस डिपार्टमेंट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है वो क्या कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, कि भाई एक ही डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का है, एक ही डिपार्टमेंट एचआर का है, एक ही डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट का है, सब एक एक डिपार्टमेंट है, कोई क्या कहते हैं फर्क नहीं है। क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो उनका बिजनेस है वो उसी से काम चल रहा है, मतलब उसी से ही वो वेल मैनेज्ड है। वेयर है जहां मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां प्रॉब्लम होती है, वहां ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, तभी तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर लगाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। हाँ तो अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम बताओ। सिद्धार्थ पढ़ो बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। यस सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एक मिनट सर। हाँ बोलो। ओके, नहीं नहीं, एक मिनट सर। कहाँ है? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डिपार्टमेंट, और फिर डिविजनल स्ट्रक्चर का है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। हाँ अब समझे? मैं समझाऊं? सर ये वाला फंक्शनल का समझा दो, डिविजनल का तो थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी टू फिक्स, यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है उसमें भी डिफिकल्टी टू क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है ना। देखो अब मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है कि प्रोडक्ट एक नहीं है, एक टाइप का प्रोडक्ट है। हाँ, एक टाइप का मतलब, हाँ। और ये मैं समझना कि एक ही प्रोडक्ट बनाती है कि नहीं कंपनी, जो जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, सिर्फ मोटरसाइकिल बनाती है वो, है हाँ ये ठीक है। अब इनके यहाँ एक एचआर का डिवीजन होगा, एक प्रोडक्शन डिवीजन होगा, एक मार्केटिंग का डिवीजन होगा, एक इस तरीके का डिवीजन होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि डिफिकल्ट इन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना डिपार्टमेंट। अब मान लो सेल नहीं हो रही है, राइट, तो yes,
आपके ऊपर एक बड़ा मुश्किल सा होता है सवाल कि भाई मैं किसकी जिम्मेदारी है, ये प्रोडक्शन की जिम्मेदारी में के अंदर प्रॉब्लम है, या बंदे एचआर में बंदे ठीक से हायर नहीं हुए हैं, या सेल्स वालों ने ठीक से सेल नहीं करी है, ये डिफिकल्ट होता है। Whereas, अगर मैं फंक्शनल डिविजनल की बात करूं, डिवीजन में तो अलग अलग डिवीजन है, yes sir. तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। अच्छा, इसमें इनके तीन तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे भाई। गोदरेज के अलमीरास तो बड़े अच्छे बिक रहे हैं, और गोदरेज के सोप भी मिल रहे हैं, बिक रहे हैं अच्छे, पर ये व्हाइट गुड्स वाला प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने व्हाइट गुड वाले को पकड़ोगे ना, उनकी उनके उनके डिवीजन को पकड़ोगे ना, बाकी दोस्तों तो कोई मतलब नहीं। Okay. नहीं समझे? नहीं समझ गया सर. इशिता, क्लैरिटी है? यस सर. है ना? सर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी तो फर्दर डिपार्टमेंट्स होंगे ना, जैसे परचेज. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोला बेटा, तुम बिल्कुल सही बोला है। पर एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम 1/3 तो सॉल्व हो गई ना। yes. 3 डिवीजन Yes, थे, तो 3 में से 2 तो आपने कहा भी ये तो ठीक करे, तो इनको तो भूल, इनको तो ठीक है, तो इनसे हम बात ही नहीं करेंगे। वेयर अगर सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल टाइप की कंपनी का वो होती ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे तो बड़ा मुश्किल होता फिक्स करना। किसको पकड़ोगे आप, है ना? वहां पे भी आपने एक डिवीजन को पकड़ लिया, अब डिवीजन वाले ठीक है जी, उनके अंदर आप फिक्स करना, यस सेम चीज हो गई फिर वो, जैसे जो फंक्शनल के लिए ट्रू है, सेम चीज उनके लिए ट्रू है एक डिवीजन के लिए। लेकिन आपके लिए एज कंपेयर टू फंक्शनल वो आसान हो गया ना डिविजनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। यस सर. ठीक है, चलो। मैनेजरियल डेवलपमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट एज फंक्शनल हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, मैनेजरियल डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें क्या कहते हैं, जो 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 डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का, क्योंकि सीधा वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है ना? और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या, इट इज इजियर एज सच ऑटोनॉमी एज वेल एज चांसेस ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट। जो एक फंक्शन में बंदा काम कर रहा है एचआर का, वो एचआर में ही काम करता रहेगा, राइट? क्योंकि स्पैन बहुत बड़ा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको तो, उसका अपना एक फिक्स, उसकी उसी में ही वो घूमता रहेगा, अपना जो उसका अपने पूरे डिपार्टमेंट में। वेयर एज जहां पे आपने उसको डिविजन वाइज कर दिया, तो डिवीजन में उस लेवल का काम उतना नहीं होगा, वहां पे उसको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बिकॉज वो अलग अलग डिपार्टमेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसको एक पावर होंगी वहां पे, और जिसको डिविजनल स्ट्रक्चर इज इजियर एज ऑटोनॉमी एज वेल एज चांस ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको अपने मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने का, विच इज नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट है फंक्शन। दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं या आगे चलूं? आगे सर. आगे. ठीक है, चलो। कॉस्ट, सिंस देयर आर नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब, कॉस्ट इनकर्ड इज लेस, हेंस इकोनॉमिकल। ये कॉस्ट, इसमें क्या उसमें क्या फंक्शनल क्या, एक ही आपका एक ही एचआर डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन है, तो इसलिए कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि क्या कहते हैं, कोई डुप्लीकेशन ऑफ जॉब नहीं है, सबको पता है क्या काम करना है। वेयर एज जो फंक्शनल है उसके अंदर देखो, एचआर डिपार्टमेंट, 3 एचआर डिपार्टमेंट होंगे, नहीं होंगे? 3 डिवीजन के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो बेसिकली देखा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes sir. चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन, ऑल डिपार्टमेंट हेड्स वर्क एज पर डिस्क्रिप्शन, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है, हर बंदा सोचता है मेरा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से काम करता है। टीम वर्क की कमी होती है अगर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जो डिविजन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो कहते हैं भाई हमारा डिवीजन है ये, तो सब लोग मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्यादा आसान होता है ना? सूटेबिलिटी, इट्स सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स। ये अब जब किनको सूट करेगा, भाई जिनको उनको सूट करेगा, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप एक स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहां पे आपके मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड फर्म्स हैं, वहां पे आपको डिविजन स्ट्रक्चर सूट करे, जैसे एग्जांपल मैंने गोदरेज का दे दिया था। क्लियर? आगे चलें? Yes sir.
ओके, अब एडवांटेजेस मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, बहुत इसमें सिंपल है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो अब फंक्शनल की स्पेशलाइजेशन के क्या एडवांटेज है कि ऑक्यूपेशन, आपका बंदा जो क्या कहते हैं, एक बंदा स्पेशलिस्ट होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि उसको यस एक सर। ही फंक्शन में काम करना है। एचआर हाँ का एचआर में काम करना है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन में काम करना है ना। उसका वो एक अपने उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसको उसका जो है क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए उसमें। वेयरएज जो डिविजनल वाइज है उसमें वो छोटी स्ट्रक्चर उनका छोटा है, तो उसका उस लेवल का वो क्या कहते हैं अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी है तो भी चल जाता है वहां पे। ठीक है। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद इन डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल में क्या होता है कि विद इन डिपार्टमेंट्स जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है। उनको पता है हमारा डिपार्टमेंट को कोई बात नहीं आनी चाहिए, है ना, तो उनका कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है और कंट्रोल्स बने रहते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप इन वन डिपार्टमेंट सो दैट सो देयर कैन बी इजी सुपरविजन एंड इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब सब लोग, सबको पता है कि भाई हाँ ये एचआर डिपार्टमेंट में है, इसमें एक ये बंदे को ये करना है, ये बंदे को ये करना है, ये बंदे को ये करना है, बहुत क्लैरिटी है जॉब के अंदर। और इसलिए इनका क्या कहते हैं कंट्रोल काफी बिल्ट है कि इसका सबका वो पूछ लेता है भाई तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया। उनका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम था, तुम बताओ तुमने तुम्हें क्या कहते हैं सपोज करो तुम्हें सीवीज एचआर में तुम्हें सीवीज निकालने थे, तुमने कितने सीवीज निकाले इस पर्सन के लिए। उनके जो मैनेजर है वो देख लेता है कि हाँ ये इफेक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको पता चल जाता है। इजी सुपरविजन, सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि मैनेजर जो है वो इसको क्या कहते हैं सुपरवाइज कर सकता है आराम से। इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नीड्स, क्योंकि आपका सिंगल वो चीज है कि भाई हाँ आपको एक लिमिटेड स्किल चाहिए, तो एक फंक्शन की तो बंदे को ट्रेनिंग भी आसान हो जाती है ना। मिनिमम डुप्लीकेशन एफर्ट, जो मैंने बताया कि रिजल्ट जो है वो क्या कहते हैं लो कॉस्ट लो आती है, डुप्लीकेशन एफर्ट हो नहीं रहा बिकॉज आपका एक ही डिपार्टमेंट है, सब उसमें अंदर उसमें काम कर रहे हैं, उसी उसमें काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में कर रहा है, डेवलपमेंट वाला उसमें प्रोक्योरमेंट वाला प्रोक्योरमेंट में कर रहा है, सारा काम उनका बड़ा एक ही डिपार्टमेंट को लेकर काफी स्ट्रक्चर्ड है वो, है ना। तो इसलिए सब कुछ इसका इसलिए ये एडवांटेज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, मैंने तुम्हें बता ही दिया पहले, है ना। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैंने बताया कि बिटवीन विद इन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, बट आउटसाइड नहीं होता वो। हैव अ लिमिटेड आउटलुक, दे डू नॉट लुक बियॉन्ड देयर डिपार्टमेंट। मैंने बताया ना अभी। इनफ्लेक्सिबल एम्प्लॉय, जिसमें जो इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है कि जो एम्प्लॉय वो हमेशा उसको उसी डिपार्टमेंट में रहता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आज यहाँ काम कर ले कल वहां कर ले। छोटे कहते हैं ना छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम करेगा तो उसको 10 चीजें और सीखेगा वो, है ना। जो बड़े अगर कंपनी में चला जाएगा तो उसको एक लिमिटेड जॉब दे दी जाएगी, उसी में काम करता रहेगा। तो ये एक ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या कहते हैं थोड़ा इनफ्लेक्सिबल सा हो जाता है जो जो एम्प्लॉय है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट मे बी नीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसएग्री। इशिता बताओ ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब जो इंटरेस्ट होते हैं वो मैच नहीं करते आपस में। हाँ, मतलब ये है ना कि मेरा काम तो सिर्फ क्या कहते हैं एचआर का है, मैं तो भैया रिक्रूट करके दे दूंगा, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी काम करे बंदा ना करे वो सब तुम्हें देखना है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है, इट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स इफ देयर इंटरेस्ट आर नॉट कंपैटिबल। सेल नहीं हुई, वो कहेगा भैया तुमने प्रोडक्शन अच्छी नहीं करी, वो कहेगा तुमने ठीक से माल नहीं बेचा, दोनों में लड़ाई होगी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, हो गया, टीम वर्क नहीं होगा ना, यस सर। है ना। सिद्धार्थ समझे बेटा नहीं समझे? ये सर आ गया समझ आ गया। ठीक है। फंक्शनल एम्पायर, सब अपनी फंक्शनल एम्पायर बना के बैठ जाते हैं, भैया मेरा डिपार्टमेंट है बस यही सबसे बढ़िया काम करता है, बाकी सब मेरे को नहीं पता। उनकी फंक्शनल एम्पायर मतलब समझते हो? वो डिपार्टमेंट है उनका एक पर्टिकुलर। हाँ, मतलब कि भैया क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो लोग भूल जाते हैं, अपनी डिपार्टमेंट को आगे करने में लगे रहते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रही नहीं हो रही, हमने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा देर कुछ तो आगे बढ़े। अच्छा, डिविजनल में क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। बहुत सिंपल है बेटा, एक बंदे को प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन पता चल जाती है
उसमें उसको मास्टर रहता है, इट लीड्स स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, है ना। फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि कम लोग होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, तो फास्ट डिसीजन। फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज क्या कहते हैं, एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करता है। एक क्या कहते हैं, यूनिट जो है उसका जो वो बंदा है, जो मतलब जो डिपार्टमेंट है, वो अपने आप एक यूनिट पे काम करता है ना, एक तरीके से सिंगल यूनिट पे काम करता है वो ना, एज सिंगल यूनिट काम करता है ना। गॉडरेज डिवीजन क्या कहते हैं, अलमिराज का, वो एक ही जगह एक तरीके से, उसको सिर्फ बाकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ अपना देना, अपना अपना मतलब है। तो इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वो उसको मैनेजर कहता है ठीक है, तुम ये क्या कहते हैं नई चीज सीखना चाहते हो सीख लो, क्योंकि उसका पावर है। वेयरएज जो फंक्शनल था उसके अंदर तो स्ट्रक्चर था बहुत ही, भैया ऐसे 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 ही करना है और कुछ नहीं करना, है ना। Expansion and growth, it facilitates expansion, diversification, and growth because new divisions can be added without interrupting the existing operations. अब कोई बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मान लो पहले सिर्फ वॉशिंग मशीन बनाते थे, उसने कहा नहीं अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें तो क्या कहते हैं, हमारा मैन पावर भी है, थोड़े बहुत लोग ऐड करेंगे उसी में, तो एक्सपेंशन बड़ा आसान हो जाता है ना। क्लैरिटी है, आगे चलें। यस सर। डिसएडवांटेज क्या है? मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि भाई एचआर डिपार्टमेंट, 3 एचआर डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम भूल जाते हैं। हर बंदा अपने डिवीजन को, अपने उसको बहुत ज्यादा आगे करने की कोशिश करता है, बट क्या कहते हैं टू अ पर्टिकुलर डिवीजन ओनली, उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना नहीं होता। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ फंड। अब क्या होता है कि भाई कंपनी के पास तो 3 डिवीजन है, तो कंपनी कहती है कि भाई हाँ हमें इस डिवीजन में हम इतना पैसा लगाएंगे, इसमें इतना लगाएंगे, इसमें इतना लगाएंगे। वो लोग कहते नहीं जी हमें पैसे ज्यादा लगाओ, हमारे हमें ये करना है वो करना है। ऐसे समझ लो जैसे स्टेट्स हैं, तो सेंटर को हेल्प लेनी है, तो सब चाहते हैं ना कि उनको सबसे ज्यादा हेल्प मिले, है ना। तो डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट बिकॉज ईच डिवीजन हैज टू मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सनल, इसलिए इंक्रीज इन कॉस्ट होती है। समझ गए डिसएडवांटेज? यस सर। कोई चीज पॉइंट नहीं समझे मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत सिंपल था, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज हमारा ये खत्म नहीं होगा आज बहुत। ठीक है, आगे चलें। यस सर। मेरे को रोक देना बेटा, जब भी नहीं समझ में आए कभी हेजिटेट मत करना। मैं एज्यूम करता हूँ कि जब मैं तुम्हें बता दिया तो इसमें तुम्हें समझ में आ गया, नहीं है तो कहना कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं बता दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को, है ना। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके की कैरेक्टर्स ये हैं, और एक होते हैं क्या कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनके अंदर की बिल्कुल सब चीज बड़े प्लान तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका, कि ये रिपोर्टिंग इसको होगी, ये ऐसे करेगा, यहाँ पे इतने, इसको इस बंदे को इतनी पावर है, इसको दूसरी पावर नहीं है, इसको इतना ही ये सब करना है। तो इसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लान स्ट्रक्चर डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट which represents the officially established pattern of relationship among individual group। जैसे समझ लो ऐसे फंक्शनल वाला, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फॉर्मल और फंक्शनल वाले में, ठीक है। सब चीज बहुत स्ट्रक्चर्डली वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझते हो बेटा सिद्धार्थ? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझते हो? यस सर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझते हो? यूनिटी ऑफ कमांड, ओके। जो कमांड दी है उसका कोई, ओके, नो सर, मतलब ऐसा एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता। ऋषिता आप समझते हो बेटा? मतलब जो ऑर्डर दिया उस पे अच्छे से काम करना है, एक ग्रुप होके बाद एक यूनिट होके काम करना। नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि मैं अगर मैनेजर हूं तो मेरे जो सबऑर्डिनेट नीचे है उसको सिर्फ मेरे से ही इंस्ट्रक्शन आएगी। यूनिटी मतलब वन,
हाँ ओके। एक बंदे से ही इंस्ट्रक्शंस आएगी, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यस सर। क्लैरिटी हुई? हाँ हाँ यस सर। यस सर। अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर accomplishing predetermined goals। जो हमारे प्लानिंग में डिसीजन हो गए थे उसके बेसिस पर ये बनती है। Here the relationship among managers are fully professional। मतलब ये हुआ कि लोग जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सिर्फ काम की बात करते हैं, वो आपसे जब मिलेंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई आज आप टिफिन में क्या लेके आए हो, हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनफॉर्मल बात वो नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके से एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मीटिंग्स होती हैं, फॉर्मल उसके अंदर वो बात होती है जो कि कंपनी से रिलेटेड और प्योरली प्रोफेशनल होते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ से उससे बात से कोई उनको लेना देना नहीं होता और ना ही वो डिस्कशन में आता है। इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब कि जो अथॉरिटी है वो मैनेजर को, सीनियर जनरल मैनेजर को ज्यादा होगी, उससे नीचे जो है वो मैनेजर को होगी, उससे कम अथॉरिटी, उसके कम अथॉरिटी जो है वो नीचे जो है सुपरवाइजर है उसके पास होगी। इस तरीके से टॉप टू बॉटम फ्लो करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई क्वेश्चन? नो सर नो। इशिता आगे चलें? यस सर। इसके एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, ये भी देख लो। फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इजी टू फिक्स, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बता रखा है कि भाई ऐसे ही होना, तो आपको पता है कि जहां प्रॉब्लम होगी, काम नहीं हुआ, अच्छा ये किसका डिपार्टमेंट है, अच्छा ये क्या काम नहीं, ये काम नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने इसको पकड़ लिया, फिक्सेशन आसान हो गया। यूनिट ऑफ कमांड मैंने तुम्हें बता ही दिया है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, फॉर्मल एनवायरनमेंट है, तो इसलिए कोई किसी पर्सनल बात नहीं करता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही फॉर्मल होते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स है, रूल्स हैं, स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। कहीं पे देखो इसमें तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है, कोई किसी का फेवर नहीं कर सकता अननेसेसरी, बिकॉज एक प्रोसेस डिफाइंड है। आपको ये नहीं कि जी नहीं आपको, चल तू मेरा यार है तो तू क्या कहते हैं ये काम छोड़ के तू और कर ले, ये सब कुछ ऐसा कुछ, तू इजियर जॉब कर ले, ऐसा कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड है। डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन वर्क एक्शन, द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू डिले इन रिसीव। अब क्या होता है, क्योंकि हायरार्किकल मूवमेंट है कि भाई जब तक आपको आपका बंदा ऑर्डर नहीं करेगा आप अपना एक्शन नहीं ले सकते, तो कभी कभी डिले हो जाती है। ये जो एक मेजर डिसएडवांटेज है, इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन लोग काम करते हैं, है ना, तो अगर सब कुछ बहुत प्रोफेशनल होगी तो बंदे को वो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, जब तक कि वो किसी से पर्सनल बात करके कुछ भी उसका क्या कहते हैं होता है, उसको प्रॉब्लम होती है या कुछ शेयर करना चाहता है, क्योंकि एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, है ना। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कहते हैं वो नहीं रहता, है ना। ठीक है, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल, क्योंकि आप भाई आप जहाँ एक क्या कहते हैं, जैसे आप घर में रहते हो, घर में सबसे आप बात करते हो, इसी तरीके से जब आप ऑफिस में जाते हो तो भी आप चाहते हो ना कि आपसे लोग बात करें अदर देन वर्क ऑल्सो, कप ऑफ टी कुछ बात कर लें, अच्छा यार ये पिक्चर अच्छी है, आज ये है वो है, मतलब आज मैंने ये प्रोग्राम देखा, इस तरीके की बात होती है। नहीं, थोड़ा आदमी को रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है, एक वेंट आउट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, किसी से अपनी बात शेयर करना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम है कुछ है ना। तो ये चीजें डिसएडवांटेज है किसका, कि ये अगर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होता। लैक ऑफ इनिशिएटिव, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रिजिडिटी लेड डाउन। तो भैया ऐसा उनका कि काम ऐसे होना तो ऐसे ही होना है, तो कोई बंदा इनिशिएटिव लेता ही नहीं, कहते ठीक है यार जैसे हमें लिखा में बताया हम वैसे कर देते हैं, काम खत्म, है ना। आगे चलें? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, बता दे, मेरे को रोक लेना बेटा तुम लोग, हैं ठीक है। इसमें तो नहीं है, बट हाँ। फॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जाम्पल है, मतलब कोई रियल में एग्जिस्ट करती है ऐसी? हाँ 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 हाँ, बताता हूँ। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, क्या एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, तो गोदरेज का दिया था, हाँ हीरो होंडा। हीरो होंडा क्या करती है? बाइक मैन्युफैक्चर बाइक्स करती बनाती है। सिर्फ बाइक बनाती है ना वो? है। हाँ तो यस ऐसा तो सर। नहीं कि कार भी बनाती हो, ट्रक भी बनाती हो, ऐसा तो नहीं है, नो सर। है ना? हाँ यस सर। तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। उनके यहाँ भी डिवीजन हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज्यूमिंग कि एक सिर्फ वो बाइक बनाती है, तो उनको अलग अलग डिवीजन की जरूरत नहीं है। यस प्रोडक्शन सर। एक जगह हो रहा है, यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं। बात समझ रहे ओके। हो बेटा? यस तो सर। यूनिट्स इशिता, मतलब, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। यूनिट्स मतलब यूनिट मतलब कि क्या कहते हैं, मेरे पास इस प्रोडक्शन यूनिट में यहाँ पे सिर्फ 100 बाइक ही बन सकती हैं, तो मैंने क्योंकि मेरी बाइक की डिमांड ज्यादा है तो मैंने एक और यूनिट खोल ली, मतलब वो वहां भी प्रोडक्शन शुरू ब्रांच, कर ली। हाँ ब्रांच। ब्रांच समझ लो, ब्रांच समझ लो, या हम नॉर्मली प्रोडक्शन केस में यूनिट बोलते हैं। ओके सर। क्लैरिटी है बेटा? दोबारा बताऊं? समझ आ गया सर। है तो देखो, सर नहीं मतलब नहीं, तुम्हारी बात से नहीं लग रहा, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रही, तुम समझ में आया है। देखो, नहीं। है ना, देखो, ऐसा होता है ना बेटा, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, जैसे मैंने पहले बताया, उनको सूट करती है जहाँ पे एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उनका, तो सारा को सारा मतलब दारो मदार जो है उनका उसी बिजनेस के ऊपर है। उसी में प्रोडक्शन यूनिट होगा, उनका एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, उनका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा, एक ही एक होंगे ना, सिर्फ एक ही एक तो होंगे, यस सर। है ना? वेयर एज अगर मैं मल्टी प्रोडक्ट कंपनी लेता हूँ जैसे गोदरेज है, तो उनके परचेज भी 3 डिपार्टमेंट होंगे। एक एक डिपार्टमेंट सोप्स के लिए परचेज करेगा, एक डिपार्टमेंट अलमीराज के लिए परचेज करेगा, एक डिपार्टमेंट फ्रिजेस के लिए परचेज करेगा। अब फ्रिज का परचेज वाला कोई अलमीरा के लिए परचेज कर सकता है? नो सर। समझ गए ना? क्लैरिटी है? यस सर। तो चलो सर आगे चले। उस हाँ बोलो बोलो। ऑर्गेनाइजेशन में हाँ, जैसे कोई भी फॉर्मल के अलावा कोई भी बातचीत तो होती होगी ना? सॉरी कम अगेन। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल टॉक्स के अलावा भी इनफॉर्मल टॉक्स तो होती होंगी। हाँ हाँ, वो अभी आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। पहले तो मैं तुम्हें, हाँ, मतलब ये जो मैं तो फॉर्मल बताया ना, ये फॉर्मल, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब तुम ये देखो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्योरली फॉर्मल हो तो वहां कोई काम करेगा? नो सर, बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। यस, समझ गए? यस सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यस सर। हाँ सर। क्या बोला इशिता ने? सर बोरिंग हो जाएगा काफी, हर चीज क्यों फॉर्मल। बोलोगे बताओ? क्योंकि फिर हर चीज फॉर्मल हो जाएगी, हर चीज एक यूनिफॉर्म तरीके से करनी पड़ जाएगी, और कोई एज अ कैजुअलिटी, तो बस ऐसा ही थोड़ा। हाँ, ना हाँ सर। सबको रूल स्ट्रिक्ट डिफाइंड है, वही फॉलो कर रहे हैं, बाकी और कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ। चलो, अभी हम बाद में कंपेयर करेंगे, हम इनफॉर्मल बताते हैं। इनफॉर्मल क्या है? द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशल, नेटवर्क ऑफ सोशल बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, personal attitude, emotions, prejudice, likes, dislikes, physical location, similarity of work, etc. Interaction among people at work gives rise to network of social relationship among employees. This network of social relationship of employees is called informal. इससे कुछ समझ आया? सर प्रेजुडाइजेस का क्या मतलब होता है? क्या कर बेटा? प्रेजुडाइजेस का क्या मतलब होता है? प्रेजुडिस मतलब कि एक ना नेगेटिव फीलिंग बना लेना। प्रेजुडिस मतलब कि जैसे होता है ना कि ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं प्रेजुडिस हूँ, मेरे यस को सर। ये पता है कि हाँ ये इस बंदे ये इस बंदे की मेरे को शक्ल नहीं अच्छी लगती, इस बंदे की आदतें पसंद नहीं है मेरे को, मैं प्रेजुडिस हूँ। ओके सर।
समझ गए? प्रेजुडिस बोलते हैं उसको, यस है ना? सर। हाँ, ठीक है। हाँ, तो समझ गए क्या कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, इन लोगों के, इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। यस सर। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। क्या मतलब है बताओ? मतलब जो मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है, मतलब जो वो हाँ एज अ बिल्कुल ठीक है। सोशल, एज अ काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल्स हम्म। का, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, हाँ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हाँ उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे, और हाँ क्या कहते हैं एज अ देयर इमोशंस, और क्या कहते हैं उनके जो चीज उन्हें अच्छी लगती है, जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती, या फिर सिमिलैरिटीज उन वर्कर्स के बीच में, और वो वर्क जो वो काम कर रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज एज सच थिंग्स, और तो वो अमंग एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज के बीच में, मतलब एम्प्लॉयज के बीच में, तो मतलब ऐसा कुछ बोलना नहीं आ रहा है। देखो, अब तुम क्या से पढ़ो से, इट इज इनडेफिनिट एंड हैज नो स्ट्रक्चर, हाँ। follows no fixed path of authority. हम्म। It is a network of personal and social relations. It has its own rules and regulations. It provides social satisfaction to its members. आदमी सोशली कनेक्टेड है एक दूसरे से, बात कर सकता है, इनफॉर्मल बात कर सकता है, पर्सनल बात कर सकता है। जो इंटरेस्ट के लोग हैं, किसी को क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो क्रिकेट की बातें शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? उसमें कोई यस मैनेजर भी हो सकता है, उस ग्रुप में एक सुपरवाइजर भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हायरार्की इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? अपने आप आ जाती है, एकदम से आ जाती है स्पॉन्टेनियसली। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो लोग अपना अपने ग्रुप बन जाते हैं, उनका स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो क्या होगा? तो वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा वहां पे काम करना, और वो काम भी अच्छे से करेंगे। ओके। सिद्धार्थ, हाँ 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 सर। और क्या होगा? फिर से उनका काम करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो और एज अ मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे एज अ, क्योंकि वो मतलब एज अ एक साथ काम अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा आउटकम निकलेगा, ऐसा कुछ। बट क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं तो फिर तो कुछ रिपोर्टिंग नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, जिसका जो मर्जी आएगा कर रहा है, सोशल नेटवर्क बना रहा है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? नो सर। नहीं सर, ऐसे तो इस तरीके से तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मतलब। इसका तो मतलब यही इनफॉर्मल में तो यही कह रहा है ना, वो देखो ना हाँ क्या हाँ। है, हम्म। क्या बोलते हो? मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं। तो उसके कोई रूल, अपने ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, मतलब वो लोगों के। क्या मतलब? सॉरी। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स में लिखा है ना, इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मतलब ये लोगों के रूल्स और हाँ रेगुलेशन। हाँ हाँ हाँ, वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसने किसी ने अपने ग्रुप में अपने रूल एंड रेगुलेशन खुद ही बना लिए। फिर अगर उनके ही रूल्स है तो वो काम थोड़ी ना करेंगे फिर। एग्जैक्टली, ये तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है ना? तो अब तुम ये देखो, अब पढ़ो फटाफट, ये पढ़ लो, तुम लोग पढ़ो, उसमें बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं है मेरे को। तो इसमें डिसरप्टिव का क्या मतलब है? डिस्ट्रप्टिव डिसरप्टिव मतलब कि रोड़ा अटकाना,
disruptive forces. Informal organization may become a disruptive forces when it spreads rumors. Rumors का मतलब समझते हो? अफवाहें, है ना? तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, कुछ लोग जो होंगे बदमाशी करेंगे कि भी कुछ ऐसी र्यूमर उड़ा दी, इसलिए काम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हो गए ना वो, वो एक बैरियर का काम करेंगे, है बैरियर जैसे। मतलब कि जो बंदे हैं अगर क्या कहते हैं इनफॉर्मल है, तो वो कुछ अफवाहें उड़ाते रहेंगे, लोग उसी अफवाहों के ऊपर बात करते रहेंगे, रिया करते रहेंगे, काम धाम तो कोई करेगा नहीं। यस सर। हो है कि नहीं? तो ये डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस होंगे ना, मतलब कोई काम हो रहा होगा, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब रोक देंगे, और लोग फटाफट र्यूमर के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। Such rumors not only spoil the team spirit and morale, but also adversely affect the smooth functioning working. Say for example, किसी ने कह दिया, अरे पता है आपको हमारी कंपनी से 500 एम्प्लॉयज निकालने वाले हैं, किसी ने ऐसी rumor उड़ा दी, मान सब सोचते हैं यार ऐसा ना हो मेरे को हमें हटा दे, वो बंदा दिमाग में काम ही नहीं करेगा ढंग से। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी rumor उड़ा दी, है ना? समझ गए? यस सर। चलो आगे चलो। सिद्धार्थ, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, रेजिस्टेंस टू चेंज, बताओ ये क्लियर है? ये एक मिनट सर, लास्ट वाला तो है, एक मिनट सर, लास्ट वाला लास्ट वाला बताता हूँ, बिल्कुल। An informal organization is bound by customs, traditions, and cultures, so it resists changes. It resists those changes which affects its culture all क्या कहते हैं among members। मतलब क्या हुआ कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनमें कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। मतलब ये कम्युनलिज्म भी आ जाता है, हिंदू मुस्लिम भी आ जाता है उसके अंदर, है ना? तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये सब उससे बाइंड हो जाती हैं। सब मान लो सब क्या कहते हैं तुम्हारे जितने भी मान लो पंजाबी लोग एक तरीके से एक जगह इकट्ठे हो गए, बनिए लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, इस तरीके से कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशनल और इसमें फॉर्म उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है। तो जब भी कोई चेंज होगा तो उसको रेजिस्ट करेंगे वो, जो कि उनका वो मान लो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि नहीं भाई हमें क्या कहते हैं, से फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं एक ग्रुप बनाया, कोई ग्रुप है किसी बेस पे बनाया, मान लो जी जो सारे दिल्ली के लोग थे वो एक जगह एक ग्रुप में आ गए हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसा करो, इसमें से इस बंदे को ट्रांसफर करना है, उस लोग कहेंगे अरे यार नहीं तू हमारा ग्रुप का है, तू ऑर्गेनाइजेशन तेरे साथ ऐसा क्यों कर देती है, हम लोग सब जाके बात करेंगे उससे। तो रेजिस्टेंस हो गया ना, चेंज ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज चाहा और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कर लिया उन्होंने। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, खिलाफत कर ली, उसको वो कर दिया कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो ये चीज किस में बेस्ड थी? सिंपल कुछ नहीं था भाई, सारे दिल्ली वाले बंदे एक जगह इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम इस बंदे को नहीं, हम हमारे वो बंदा कहते देखो जी मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छा ऐसा कैसे कर रहे हैं, चलो जी हम चलते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी नहीं करेगी? हाँ यस सर। ठीक है ना, क्लैरिटी है? आगे चलें? हाँ चलो, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी सब कुछ मैंने ये क्या कहते हैं एक तरीके से समरी है कि मीनिंग का मतलब क्या है, फॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, ओरिजिन फॉर्मेशन कैसे होता है, पर्पस क्या होता है उसका, और उसका बिहेवियर ऑफ मेंबर्स क्या होता है। जो उसके मेंबर्स के बिहेवियर का मतलब कि जो स्ट्रक्चर्ड है, जो फॉर्मुलेशन उसमें बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम होता है, जो उसमें बिहेवियर जो इनफॉर्मल है उसके कोई सेट बिहेवियर नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल अटैचमेंट विद मींस व्हिच मीन इट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, है ना? इसका मीनिंग मैं तुम्हें बताता हूँ, बट बताओ कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं इसको एक डिटेल बता देता हूँ। जो पर्पस में मतलब जो फॉर्मल होते हैं उनका बड़ा एक ही पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना चाहिए। वो कहते नहीं जो इनफॉर्मल में उसने कहा नहीं, इनकॉर्पोरेट
to incorporate fulfillment of individual needs too, मतलब कि जो उनकी पर्सनल नीड्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए इनफॉर्मल। ठीक है, बोलो इसमें कोई पॉइंट्स हैं तो बताऊं मैं तुम्हें। सेकंड पॉइंट। Second point, origin on formation. Formal organizations are created by conscious management decision. Managerial decision मतलब ये हुआ कि टॉप मैनेजमेंट हायरार्की डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है, और वो क्या कहते हैं, कहता है भाई ऐसा ही होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो एक तरीके से जो क्रिएशन है उसका टॉप मैनेजमेंट से हुआ है ना। जो वो बनी कैसे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ऐसा चाहता था। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे में ये डिपार्टमेंट होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, पहले से डिफाइन कर रखी है। ठीक है। यस सर। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई सब लोग आए, क्या कहते हैं, आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट किया, हाँ भाई ये बंदा ज्यादा अच्छा है, ये हमारे ग्रुप का है, उन्होंने ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बना ली। मैनेजर भी इसके अंदर ज्वाइन करके आ रहे हैं, हाँ ये ग्रुप इनका ये क्या कहते हैं ग्रुप अच्छा है, इनको हम ज्वाइन करेंगे, हमारे इंटरेस्ट है, इनको ये लोग क्रिकेट की बातें भी करते हैं, ये लोग वेज फूड की बातें भी करते हैं, इस तरीके से। ये इनका एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनका इनका फॉर्मेशन कैसे हो गया, अपने आप ही बन गया, स्पॉन्टेनियसली। हाँ मतलब टॉप मैनेजमेंट थोड़ी चाहता था इस तरीके से हो। ठीक है, आगे चले। सेकंड अभी पढ़ रहे हैं फोर्थ पॉइंट। सर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम होता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन मार्क बहुत क्या कहते हैं, तुमने बिल्कुल रेलेवेंट सवाल पूछा है, इसका मैं अभी आंसर करूंगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके अंदर काम नहीं हो सकता। हो सकता है, तुम बताओ। है ना, नहीं हो सकता ना। सर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट भी करता है इन रियल। हाँ, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल होगी तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगी? नो सर, क्योंकि फिर हर एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट के अलग अपने नीड्स होंगे, वो उसको फुलफिल करने में लगा रहेगा, तो प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। है ना, हम्म। करेक्ट। ठीक है, यस सर। तो इसका भी आंसर करता हूं तुम्हें। ये एक और इसका फर्दर, ये तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, और उसके बाद ये 6 पॉइंट यहाँ पे है। पर पहले इसमें इन पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो बताओ। नो सर। आगे चले सिद्धार्थ। हाँ सर, हाँ। आगे चले। यस सर। ओके। अब देखो ये क्या कहते हैं, ऊपर हेडिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, यहाँ भी ये फॉर्मल समझा और ये इनफॉर्मल समझा। ओके सर। एक एक पढ़ो और समझो, जहां नहीं, जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां मेरे को बताओ। 10th पॉइंट। हाँ, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, अथॉरिटी का मतलब समझते हो आप? अथॉरिटी का मतलब समझते हो बेटा? सर जो हायर पोस्ट पे होता है, हाँ हाँ हाँ, हायर पोस्ट होता है तो। बॉस होता है, बिल्कुल हाँ, तो उसकी बॉस सारी है तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह है। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है उसके पास सिद्धार्थ? सारी पावर होती है। हाँ, पावर होती है। यस, अथॉरिटी का मीनिंग बताओ बेटा। अथॉरिटी का मीनिंग, हाँ, ये इसमें फ्लो ऑफ। लास्ट 10 पॉइंट है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। ओके ओके। सो अथॉरिटी का जो मीनिंग क्या, पहले ही बताओ। अथॉरिटी का मीनिंग जो जैसा जो एज अ लुक ओवर करती है किसी भी चीज है, को। हाँ बोलो बोलो। हाँ, अथॉरिटी इन द सेंस ऑफ कि मतलब अथॉरिटी वो होता है जो ऐसा लुक ओवर कर रही होती है किसी भी, उसके अंडर जो है क्या कहते हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऐसे जो भी नहीं नहीं, उसमें। अभी 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 इशिता ने एक एक शब्द बताया था, क्या बताया था बताओ।
सुना नहीं शायद मैंने सर वो। इशिता ने एक वर्ड लिया था, पावर, ओके। है ना। तो अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि बंदे के पास कितनी पावर है। पावर किस चीज की? पावर किस चीज की? पावर किस डिसीजन चीज लेने की की, है? डिसीजन लेने की। डिसीजन लेने की तो है ही है। और हाँ, वेरी गुड, एक डिसीजन लेने की है, और किस चीज की है? लोगों को पनिश करने की। वेरी गुड, लोगों को पनिश करने की। और क्या कहते हैं सिद्धार्थ, और क्या किसकी, सर? और किसी की पावर हो सकती है? ऑर्डर्स देने की, काम करवाने की, जो मेनली अथॉरिटीज होती जिसलिए मतलब ऑर्डर्स देने के लिए होती हैं मतलब हाँ, ऐसा। हाँ। ऑर्डर देने की तो होती है, पर पावर की, पावर अभी इसने यूज की है। तो तो पावर किसी को निकाल दिया था, जो किसी को उसके वर्क से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया, किसी रिप्लेस कर दिया, हाँ, ये हो तो क्या सकती है है। उसको, उस बंदे को क्या है इस चीज की? पावर है उसके पास इस चीज की, पावर है, अथॉरिटी है। किसी को अथॉरिटी पनिश है। करने की और किसी को रिवॉर्ड करने की भी उसके पास पावर है। हाँ मतलब। दोनों हम्म, चीजें हैं, समझ गया ना? हाँ। क्लियर है? यस सर। अब क्या कह रहे हैं कि इट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज थ्रू अ प्रॉपर डेलीगेशन एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी। एट ऑल लेवल्स होगा ना, है फ्लो, है ना इसमें। ये जो क्या कहते हैं स्लाइड में, एक मिनट, क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे। स्क्रीन आ गई है सामने। अच्छा, ऑल इट्स मेंबर हैव इक्वल अथॉरिटी थ्रू दो बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज सम मेंबर्स में कमांड ग्रेटर अथॉरिटी देन अदर। अब देखो क्या है कि जो टॉप लेवल क्या कहते हैं है, उसने अथॉरिटी पहले से ही डिफाइन कर रखी है। यस सर। डिफाइन कैसे कर रखी है कि इस बंदे को ये पावर है, इस बंदे को ये पावर है, इस बंदे को ये पावर है। ठीक है, एक फॉर्मल सोर्स है जो डेलीगेशन के थ्रू उसको मिला है। करेक्ट, डेलीगेशन का मतलब समझते हो? नो सर। इस जो 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 अभी डेलीगेशन आएगा तुम्हारे इसमें। डेलीगेशन में क्या कहते हैं कि मैं क्या बॉस हूँ, और क्या कहते हैं मेरे को सारा काम तो मैं कर नहीं सकता। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना काम अपने नीचे जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज हैं उनको देता हूँ कि भाई ऐसा करो कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। और मैं जो हूँ वो जो जो इम्पोर्टेंट जॉब है, जो सबसे क्रूशल जॉब है, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्किल्स और एक्सपर्टीज चाहिए, वो मैं करूंगा। जो रूटीन जॉब है वो तुम करो, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बड़ा थोड़ा सा वेग एग्जांपल, फिर भी तुम लोग को समझाने के लिए कि हमारे क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर त्रिहन है जो हार्ट स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो वो जब ऑपरेशन करते हैं तो वो एक ऑपरेशन में जो मेजर काम है वेन को एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करने का, वो वही करते हैं। बाकी हार्ट को ओपन करना, ये सब चीजें और सारी चीजें रेडीनेस करना, वो उनके सबऑर्डिनेट्स करते हैं। ओके। उन्होंने अपने डॉक्टर्स को ऑथोराइज कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है ना, डेलीगेट कर रखा है कि भाई तुम ये, कायदे से देखा जाए तो ये काम उनको करना था कि जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उसको करना होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। उसने क्या किया कि भी ऐसा है जो भाई क्या कहते हैं रेडीनेस रखनी है ऑपरेशन के लिए पेशेंट के, कि भाई ठीक है वो आएंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो करते हैं, बाकी सारी चीजें उनके सबऑर्डिनेट्स करते हैं। अब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझ लो कि भाई क्या कहते हैं मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देनी है? तो ये डेटा इकट्ठा करके ये रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, बट मैंने डेलीगेट कर दी
अपने जूनियर को, भैया ऐसा करो, ये इस तरीके से तुम ये सारी डेटा लेके आओ और फिर रिपोर्ट बनाओ, मेरे को दो, फिर मैं अपने आगे मैनेजमेंट को दूंगा। इसको बोलते हैं डेलीगेशन। मैंने डेलीगेट कर दिया ये काम अपने एक सबऑर्डिनेट को। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डेलीगेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी है, अब देखो मैंने डेलीगेट कर दिया नीचे वाले बंदे को, तो उसको अथॉरिटी मिल गई, वो जाके और ए बंदे से कहेगा भाई मेरे को डेटा दो, बी बंदे से जाके कहेगा मेरे को डेटा दो। क्यों कह सकता है वो? क्योंकि मैंने उसको वो पावर दे दी, तो फ्लो हो गया अथॉरिटी का मेरे से उसके नाम पे या उसके पास। इशिता बेटा देखो, बहुत बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये, कि मैंने क्योंकि डेलीगेट कर दिया अपने एक जूनियर मैनेजर को डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो अब उसको मेरी अथॉरिटी उसको मिल गई, उस जॉब के लेके उसको अथॉरिटी मिल गई ना। अब तो वो किसी डिपार्टमेंट से डेटा लेना वहां जाएगा कि जी मेरे को डेटा दो, वो कहेगा भैया तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों दूं? वो कहेगा नहीं देखो मेरे मैनेजर ने मेरे को ये ऑथराइज कर रखा है, ये मेरे को टास्क दे रखा है, और इसमें मेरी ये क्या कहते हैं, मैं जब तक मैं तुमसे डेटा नहीं लूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा बॉस को, इसलिए मेरी अथॉरिटी है कि मैं तुमसे डेटा लूं। क्लियर हुआ? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस सर। फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल चलता है ना। इट डिराइव्स अथॉरिटी from formal sources through a process of delegation, and the flow of authority is from top level to a bottom level. Clear है? Yes sir. समझ लो, मेरे पास टीम है, मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर 3 असिस्टेंट मैनेजर हैं। ठीक है? यस सर। एक असिस्टेंट मैनेजर को मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को टॉप लेवल पे रिपोर्ट भेजनी है, तुम डेटा कलेक्ट करो, तुम्हें डिपार्टमेंट ए बी सी से जाना है और डेटा कलेक्ट करके लेके आना है उनसे। ठीक है, तो मैंने अपने रिपोर्टिंग का काम उसको क्या किया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि भाई क्योंकि मेरे को और क्रूशल काम करने हैं तो मैं उस पर फोकस करूंगा, इस पे मैं फोकस नहीं करूंगा। ठीक है? ओके। तो मैंने अपना काम उसको सौंप दिया, काम तो मेरे को करना था पर मैंने उसको सौंप दिया नीचे वाले बंदे को। समझ में आया? यस ओके। अब उस काम को करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी थी कि भाई मैं किसी भी डिपार्टमेंट से जाके डेटा मांगू, मेरे को दे देंगे लोग, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है उस चीज की। अब क्योंकि मैंने उसको नीचे वाले बंदे को, अपने असिस्टेंट मैनेजर को दे दिया, तो जब मैंने उसको ये जिम्मेदारी दी तो साथ साथ अथॉरिटी भी दे दी। यस सर। क्या अथॉरिटी दी? मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अथॉरिटी तो चली जाएगी। ओके, वो तो समझ गया मैं। क्या समझे बताओ फिर, क्या समझे? ओके, ऐसा हुआ, ऐसा एग्जाम्पल दो कि अगर जैसे कोई टॉप लेवल का है, ओके, उसने उसको कोई काम करना है, ठीक है, और उसको वो काम क्या कहते हैं एज अ किसी पे पास ऑन कर देता है, क्योंकि उसको अभी कुछ और ऐसा क्रूशियल इम्पोर्टेंट मोर देन दैट जो वो अभी कर रहा है उससे जरूरी और कुछ काम करना है उसे, इसलिए वो अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी पावर है, किसी और को पास ऑन कर देता है ताकि वो उसे कर सके। तो जब तक वो, और जब उसे वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तब तक के लिए जिस बंदे को उसने, जिस सबॉर्डिनेट को, जिस एम्प्लॉय को, जिस इंडिविजुअल को उसने अपनी पावर और दी है, अथॉरिटी दी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बोथ है, दोनों है, और वही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर मतलब जो उसके पास पावर है कि वो अपनी अथॉरिटी किसी और को भी पास ऑन कर सकता, ऐसा है? कुछ नहीं सर। बोलो। हाँ सर। हो गया समझ में आ रहा है बेटा? मैं दोबारा बताऊं? नहीं, मेरे को आ रहा है। मैं अच्छा, मैं कैसे, अच्छा ओके, जैसे आपने एग्जांपल नहीं दिया था, वो कुछ ऐसा, क्या एग्जांपल दिया था? डॉक्टर का कुछ एग्जांपल दिया था ना? है, मैंने बोला था ना कि उसको डेटा कलेक्ट करना है अलग अलग डिपार्टमेंट से। हाँ ओके। बताओ, अब बताओ। हाँ,
तो क्या होगा? हाँ, जैसे किसी मैनेजर को डेटा कलेक्ट करना है अपने एज अ डिपार्टमेंट से, ओके, हम्म। और उसे और कोई क्रूशियल काम आ जाता है, इंपॉर्टेंट काम आ हाँ जाता है, हाँ क्या कहते हैं, लेट एग्जाम्पल किसी जैसे प्रोडक्शन हाउस पे विजिट करने का काम आ गया उसे, और उसे डेटा हाँ कलेक्ट करना है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना भी जरूरी है। तो हाँ ऐसा वो एज अ दोनों जगह अवेलेबल तो हो नहीं सकता, इसलिए हाँ। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेटा कलेक्ट करने की अपनी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ऐसा नीचे, उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स है लोअर लेवल को, उनको पास ऑन कर देता है। ठीक है। ठीक है। अब उसने जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैनेजर ने, अब क्या कहते हैं, क्योंकि उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसके पास पावर है कि वो डेटा कलेक्ट कर सके, पूछ सके सबसे, या फिर मतलब जहां से वो यस, डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी करेक्ट। आ गई, पावर आ गई, तो हाँ वही हाँ, तो बोल रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल। मतलब अब उसके बाद अथॉरिटी आ गई, तो फ्लो ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? कहाँ से फ्लो करी वो? मतलब जो टॉप लेवल, मतलब जिसके पास हायर वो लेवल अथॉरिटी से, एक्चुअल में है, हाँ, मतलब हायर हायर लेवल लेवल से टू लोअर लेवल। लोअर लेवल, वेरी हाँ, गुड। और वही इसमें तो। अच्छा, अब इनफॉर्मल में क्या होता है? ऑल इट्स मेंबर आर इक्वली ऑथराइज, किसी की जो मर्जी आएगी करेगा, है ना? सबको, सबके पास अथॉरिटी है, सबके पास पावर है? All the members have equal authority, though because of personal qualities, some members may command greater authority than others. लेकिन क्या है, किसी को कोई मान लो दबंग है, तो वो कहेगा नहीं मैं करूंगा काम, बाकी सारे उसके नीचे आ जाएंगे, या कुछ और उसकी पर्सनल क्वालिटी है जिसकी वजह से वो उसको उसको ज्यादा अथॉरिटी मिल रखी है, बट कोई फॉर्मल तरीका नहीं है ना? समझ गया ना इशिता? यस सर। क्लैरिटी हो गई? दोबारा से मैं बताऊं? नो सर, क्लियर है। है? क्लियर हो गया। ठीक है। अब मेरे को सिद्धार्थ लीडरशिप बताओ, ये 7 नंबर पे लीडरशिप है ना, इसमें तुम क्या समझे थे? फॉर्मल में क्या होता है कि क्या कहते हैं, लेवल्स होते हैं, हायर लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल। तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब जिसकी हायर रैंक है वो लीडर मैनेजर होता है, उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होता है, एज सच ऐसा वर्क करता है सब कुछ की, हायर और वर्क ठीक है। होते हैं, उनके नीचे ठीक है। सबऑर्डिनेट, ठीक उनके है। नीचे फिर अलग वर्कर। और ठीक है। फिर जो इनफॉर्मल होता है हाँ उसमें वही क्या कहते हैं, ऐसा ग्रुप डिसीजन होता है, जैसे ग्रुप होता है, हमने चूज कर लिया हमारे ऊपर कौन काम करेगा अपनी एज अ हाँ डिजायर के हिसाब से, तो ऐसा हाँ। ऐसा वो वर्क करते हैं, ठीक है सिंपल। ना? भाई उसके अंदर कोई जरूरी नहीं कि मैनेजर ही लीडर हो, वहां पे कोई भी हो सकता है वो, हाँ। है ना? जो अपने ग्रुप में चूज कर लिया कि एक अगर ये इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, या ये ज्यादा अच्छी तरह काम करता है, ये लीडर बनेगा जी हमारा, है ना? ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। चलो, अब हम अभी इस पे एक क्वेश्चन जो तुम लोग का है वो मैं आंसर कर देता हूँ, कि अभी तुम लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? आंसर इज नो, है ना? क्योंकि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती तो तुमने उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, तो फिर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते क्यों है ना? तो क्या होता है रियल रियल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मल होती है शुरू में, ठीक है, पर कुछ पोर्शन उनका इनफॉर्मल हो जाता है। मतलब टॉप लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे ये सब फॉर्मल होती हैं, पर इंटरनली जैसे एक रूम में बैठे हैं लोग, तो वो इनफॉर्मल हो जाते हैं। आपस में किसी इंटरेस्ट के बेस के पर उनका ग्रुप बन गया और उन्होंने अपने आप को, बट क्या होता है कि जैसे तुमने एडवांटेज में पढ़ा था, डिसएडवांटेज में पढ़ा था, एडवांटेज में ये भी है कि भाई सबकी स्किल्स मतलब पता चल जाती है हमें कि हाँ इसकी ये स्किल हुई है, इसके अंदर ये भी स्किल्स है, और कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, सबको बहुत जल्दी बात पता चल जाती है, कोई भी चीज हिडन नहीं रहती ज्यादा, है ना? तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नॉर्मली फॉर्मल ही होती हैं, बट टू सम एक्सटेंट जाके वो इनफॉर्मल बन जाती हैं लोअर लेवल के ऊपर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्बिनेशन। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो अपने विद इन ग्रुप में ये क्या कहते हैं उसको एनकरेज करती हैं कि थोड़ा सा इनफॉर्मल हो। हम लोग पिकनिक पे ले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पिकनिक ऑर्गेनाइज करती है ना, सुना ना कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिकनिक ऑर्गेनाइज करी, वो अपने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ ले गया, टूर पे ले गया, ये करा वो करा, सो दैट इनफॉर्मल तरीके से लोग एक दूसरे से चैट कर सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं,
तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर एज वेल एज इनफॉर्मल कनेक्शन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। क्लैरिटी हो गई बेटा? यस यस सर। ठीक है।